नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में अकाउंटेंट की पोस्ट पे अपना इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो और उस कंपनी में जो आपके सीनियर अकाउंटेंट लोग हैं, यानी कि जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं, उन्होंने अगर आपसे इंटरव्यू के दौरान कोई सेल इनवॉइस से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन ये है कि हमारी कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, हम जिन कस्टमर को प्रोडक्ट हम सेल करते हैं वो कंपनी भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। तो जब हमारी कंपनी की तरफ से जब उस प्रोडक्ट का जब हम सेल इनवॉइस बना के देंगे कस्टमर को, तो उस सेल इनवॉइस के अंदर कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें सेल इनवॉइस बनाते वक्त उस इनवॉइस के अंदर हमें डालनी पड़ेगी। तो अगर आपने टैली सॉफ्टवेयर को सीखा है तो आपके दिमाग में इस सवाल का जो जवाब आने वाला वो यही रहेगा भी आप वाउचर में जाएंगे। ठीक है, हम सेल वाउचर को सिलेक्ट कर लेंगे एफ8 करके और वहाँ पर कस्टमर का नाम डालेंगे, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी डालेंगे और उसका रेट डाल के और टैक्स के लेजर को सिलेक्ट करेंगे, तो ये हमारा इनवॉइस बन जाएगा। लेकिन ये जो सवाल जितना सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन उसका जवाब उतना ज़्यादा ही थोड़ा सा मुश्किल भी है। तो अगर आपने केवल टैली सॉफ्टवेयर को सीखा है तो आपके दिमाग में यही इसका जो जवाब है आने वाला है कि हम वाउचर को सिलेक्ट करके कस्टमर का नाम, प्रोडक्ट और क्वांटिटी डाल के सेल इनवॉइस बना देंगे। लेकिन प्रैक्टिकल अगर अपने अकाउंटिंग की बात करें तो ऐसा नहीं होता। जब हम किसी रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर जब अपने काम करते हैं और किसी रजिस्टर्ड कस्टमर को या किसी अनरजिस्टर्ड कस्टमर को अगर अपने कोई सेल इनवॉइस बना के देना हो तो हमें बहुत ऐसी छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। अगर आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता है, अगर आपने प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका जो जवाब है वो आप अच्छी तरीके से दे ही दोगे, वो भी टेक्निकल तरीके से जीएसटी के रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपने केवल टैली सॉफ्टवेयर को सीख रखा है या अभी प्रेजेंट टाइम में आप सीख रहे हो, तो इस वीडियो को अगर आपने पूरा कंप्लीट देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि जब अपने रजिस्टर्ड कंपनी में अकाउंटिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें सेल इनवॉइस बनाते वक्त कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जो उस इनवॉइस के अंदर हमें देनी होती है। पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर देना और इसी टाइप की नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, लेकिन इस वीडियो बनाने का जो हमारा मकसद है वो यही है कि अगर आपको रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड कस्टमर को अगर कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है तो वहाँ पर हमें सेल इनवॉइस बनाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि बाकी का काम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपका ऑटोमेटिक ही कर देगा। सबसे पहले अपने बात करते हैं भी इनवॉइस बनाते वक्त आपको जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है। सबसे पहले तो आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी प्रॉपर जीएसटी की जो सेटिंग है वो सही तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में जो मेन काम अपना रहता है इनवॉइस नंबर का। ठीक है, डेट का, जिस तारीख का आप इनवॉइस बना रहे हो आपको इनवॉइस की डेट भी चेक करनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है भी जिस कस्टमर को आप सेल करोगे प्रोडक्ट, उस कस्टमर का जो प्रॉपर लेजर हमें बनाना है और लेजर बनाते वक्त प्रॉपर हमें उसकी डिटेल भी फिलअप करनी पड़ेगी, जैसे स्टेट हो गया, पैन नंबर हो गया, जीएसटी नंबर हो गया, पिन कोड हो गया, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उसके बाद में डिस्पेच की डिटेल भी डालनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की प्रॉपर डिटेल यूनिट के साथ, प्रोडक्ट का एचएसएन कोड, उसका जीएसटी का रेट, और उसके बाद में उस प्रोडक्ट पे जितना जीएसटी का टैक्स कैलकुलेशन होना चाहिए वो टैक्स कैलकुलेशन हुई है या नहीं हुई वो भी हमें देखना पड़ेगा। और उसके बाद में ये जो 7 नंबर और 8 नंबर इंपॉर्टेंट जो हमारा जीएसटी से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ई वे बिल की डिटेल और ई इनवॉइस की डिटेल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमें ई वे बिल बनाने की ज़रूरत कब बनेगी और ई इनवॉइस की जो डिटेल है वो किस कंडीशन में हमें बनाना पड़ेगा, ई इनवॉइस बनाने की ज़रूरत है या नहीं है। सारी डिटेल हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब मैं टैली सॉफ्टवेयर पे चलते हैं अपने, और टैली सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपको पता है हम सेल वाउचर बनाता है तो वाउचर पे जाके और सेल वाउचर के लिए हमें एफ8 को सिलेक्ट यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हमारा था, जो बेसिक बात है इनवॉइस नंबर और डेट। ठीक है ना, तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। आपका जो इनवॉइस नंबर है वो इनवॉइस नंबर आपका प्रॉपर यहाँ पर लिखा होना चाहिए। अगर आपने इनवॉइस नंबर की जो सीरीज ऑटोमेटिक कर रखी है तो ये इनवॉइस नंबर आपका ऑटोमेटिक चलता रहेगा। अगर आप मैनुअल बिल बुक डालते यूज करते हो तो आपने जो मैनुअल बिल बुक के अंदर उसका इनवॉइस बनाया है वो आपको इनवॉइस यहाँ पर भी देना पड़ेगा। उसके बाद में जिस तारीख को आप ये जो इनवॉइस बना रहे हो उसकी डेट भी आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट काम हमारा स्टार्ट हो जाता है पार्टी का अकाउंट नेम। जब यहाँ हमने जो डिस्कस किया था भी जो पार्टी का अकाउंट हमने बनाना है वो पूरी डिटेल के साथ हमें बनाना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक कस्टमर है एमके ट्रेडिंग कंपनी। अब ये एमके ट्रेडिंग कंपनी का लेजर बना कैसे, सबसे पहले तो उसके ऊपर चलते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमने बात करी थी भी आपकी जीएसटी की जो सेटिंग है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर
वो प्रॉपर सही तरीके से होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर आपकी जो जीएसटी की सेटिंग है वो हमें टैली सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर्स यानी कि F11 के अंदर में करनी पड़ती है। आप शॉर्टकट F11 भी प्रेस कर सकते हो। उसके बाद आपकी जीएसटी की जो डिटेल है, क्योंकि अगर आपकी जीएसटी की डिटेल प्रॉपर सही नहीं होगी तो आपका इनवॉइस सही नहीं बनेगा। तो जीएसटी की डिटेल पे जाने के बाद आपको सबसे पहले तो ये चीज़ चेक करना है भी जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो आपका रेगुलर है या कंपोजिशन है। तो ये सवाल सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी से पूछना पड़ेगा कि सर आप जो इनवॉइस बनवा रहे हो, यानी कि जो सेलर है जिन्होंने इनवॉइस बना के देना कस्टमर को, वो इनवॉइस बनाने वाली कंपनी रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है या फिर कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है। तो ये सवाल आपको भी एक बार पूछना पड़ेगा, ठीक है। वो कह रही हमारी कंपनी रेगुलर है तो आपको रेगुलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। या फिर कंपनी ने ये बात बोल दी भी हमारी जो कंपनी है वो इनवॉइस के अंदर जीएसटी टैक्स लगा के देगी, ठीक है, यानी कि सीजीएसटी, एजीएसटी, या फिर अगर आउट ऑफ स्टेट का कोई कस्टमर है तो आईजीएसटी हम लगा के देते हैं। तो आपको वहीं समझ जाना है कि आपकी जो कंपनी है वो रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है। ये आपको, अगर आपको हिंट देते तो आपको ये पता चल जाना चाहिए रेगुलर में है। और जिस स्टेट के अंदर आप काम करें तो उसका स्टेट का भी आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो कंपनी है वो कौन से स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड है। उसके बाद प्रॉपर कंपनी का जो जीएसटी नंबर वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जीएसटीआर1 की जो डेट है, आप यानी कि जो जीएसटीआर1 की रिटर्न जो कंपनी फाइल करती है, अगर आपने क्वार्टरली फाइल कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं और मंथली कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपके इनवॉइस के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में प्लेस ऑफ सप्लाई आपका राजस्थान रहेगा। उसके बाद में अगर यहाँ पर आपका जीएसटी का यूजर नेम अगर आपको पता है, कंपनी आपको प्रोवाइड करवा देती है कि हमारी कंपनी का जो जीएसटी लॉगिन का जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो अगर आपको पता है तो यहाँ लिख सकते हो। लेकिन अब यहाँ जो अपने बात कर रहे हैं वो जीएसटी पोर्टल की बात ही नहीं कर रहे, यहाँ तो अपने इनवॉइस बनाने वक्त की बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अब जो हमने यहाँ पर पॉइंट जो डिटेल डिस्कस करी थी भी, ये पॉइंट नंबर 7 नंबर और पॉइंट नंबर 8 ई वे बिल और ई इनवॉइस, ठीक है। और आपने टैली सॉफ्टवेयर के अंदर देखा होगा भी यहाँ पर एक स्टार्टिंग के अंदर ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर ई इनवॉइस एप्लीकेबल, ठीक है ना। ये ई इनवॉइस आपका एप्लीकेबल कब होगा, कब किस कंडीशन के अंदर ई इनवॉइस हमें बनाने की जरूरत पड़ती है। तो देखो ई इनवॉइस की जो बनाने की जरूरत अगर आपको तभी पड़ेगी अगर आपकी जो कंपनी की जो टर्नओवर है, ठीक है ना, वो टर्नओवर अगर आपकी कंपनी की 5 करोड़ से ज़्यादा की है, तब आपकी कंपनी को ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है, ठीक है ना। और ये जो 5 करोड़ की जो टर्नओवर है वो आपके फाइनेंशियल ईयर 2017 से 18 से लेके और अभी तक यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर तक अगर आपके किसी भी साल के अंदर अगर 5 करोड़ से की ज़्यादा की रही हुई है, यानी कि यहाँ पर लिखा हो ना ये इंडियन बिजनेस की जो होलसेल एग्रीगेट टर्नओवर है वो पेन बेस पे होती है, क्योंकि जीएसटी नंबर भी हमारा पेन बेस पे ही है। अगर उसके टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तब आपको ई इनवॉइस बनाने की जरूरत है। तो अब इंटरव्यू अगर आपसे कोई ले रहा है तो आपकी ये भी बात भी कंफर्म करनी पड़ेगी कि सर आपकी जो कंपनी है वो उसकी जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज़्यादा की है या नहीं है, ठीक है। अगर कंपनी कहती है हम ई इनवॉइस बनाते हैं तो आपको ऑटोमेटिक समझ जाना है कि आपकी उस कंपनी की जो टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा की ही है। उसके बाद अपने फिर इन्फॉर्मेशन चलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में एप्लीकेबल फ्रॉम जो जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अपने काउंटिंग करें वो एक डेट यहाँ पर आई जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे जो आपका इनवॉइस है वो इनवॉइस बनेगा कहाँ से, ठीक है, तो वो आपका हेड ऑफिस का है उस कंपनी का एड्रेस, हमें लोकेशन यहाँ पर बतानी पड़ेगी। उसके बाद बात आ जाती है ईवी बिल की डिटेल। अब देखो ईवी बिल की डिटेल हमें कब बनानी है, ईवी बिल बनाने की जरूरत हमें कब पड़ती है। अब ईवी बिल आपका डिटेल चेक करने के लिए आपको यहाँ चलते हैं। देखो ईवी बिल बनाने की लिमिट आपको यहाँ पर कोई टर्नओवर से संबंधित कोई लिमिट नहीं है। अभी अगर आपकी कंपनी के टर्नओवर 5 करोड़ है तो आपको ईवी बिल भी बनाना है। वहाँ पहले हमने बात करी थी केवल ई इनवॉइस की। ई इनवॉइस एक अलग मैटर है और ईवी बिल है ये एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। ईवी बिल के अंदर कोई लिमिट नहीं है और ये ईवी बिल बनाने की जरूरत अपने को कब पड़ती है, जब मान लीजिए ये फ्रॉम राजस्थान टू अदर स्टेट, यानी कि हमारी कंपनी जो है जीएसटी के अंदर जो उसका जो रजिस्टर्ड है वो राजस्थान स्टेट के अंदर हुआ है। और अगर हमने जो हमारा जो कस्टमर है वो अदर स्टेट का, मान लीजिए पंजाब का है, तो उसके दौरान अगर हम उनको कोई 50,000 रुपये से ज़्यादा का अगर कोई प्रोडक्ट अपने सेल कर रहे हैं तो हमें ईवी बिल बनाने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, अगर अपने विद इन स्टेट का मतलब अपने राजस्थान के अंदर हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है और हमारा जो कस्टमर है वो भी राजस्थान का ही है, ठीक है ना। तो इसी कंडीशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं भी फ्रॉम वन यानी कि अनोदर सिटी के अंदर क्या आ गया, जैसे मान लीजिए आपका जो सिटी है वो हमने मान लीजिए हमारी कंपनी है वो रायसेनगर के अंदर रजिस्टर्ड है और हमारा जो कस्टमर है वो गंगानगर का है, तो यानी कि ये सिटी चेंज हो चुकी है, यानी कि पिन कोड चेंज हो गया तो सिटी भी चेंज होगी। तो अब ऐसे कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, अगर इनवॉइस की वैल्यू 1 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो उस कंडीशन के अंदर हमें ईवी बिल बनाने की जरूरत पड़ेगी।
अगर यही कस्टमर हमारा सिटी का ही है, विद इन सिटी का, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी रायसेनगर के अंदर रजिस्टर्ड है और हमारा जो कस्टमर है वो भी रायसेनगर का ही है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर हमने कोई प्रोडक्ट 2 लाख रुपए से का ज़्यादा का है तब हमें ईवी बिल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपका जो कस्टमर है चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे वो अनरजिस्टर्ड है, ये ईवी बिल की कंडीशन दोनों कस्टमर के लिए लागू है। लेकिन ये जो ई इनवॉइस की जो कंडीशन है ये केवल और केवल रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ही एप्लीकेबल है। यानी कि अगर आपका जो कस्टमर है वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है तभी आपको ये ई इनवॉइस बनाने की जरूरत है। अगर आपका कस्टमर अनरजिस्टर्ड है तब आपको ई इनवॉइस नहीं बनाना, केवल आपको ईवे बिल ही बनाना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है ना। ये बातें अगर आपको तब पता नहीं चलेगी जब आपने केवल टेली सॉफ्टवेयर को ही सीखा होगा। तब अपने चलते हैं, अब यहाँ आ जाएगी ईवे बिल एप्लीकेबल। ईवे बिल भी आपको बनाना पड़ेगा तो अपने यहाँ पर दे देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में सारी इन्फॉर्मेशन को अपने यहाँ पर सेव करके इसको कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर अलग से डिटेल आ जाएगी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, इसको आपको यस करना है। तो यस करने के दौरान आपको यहाँ ध्यान में रखना है जीएसटी की डिटेल आपकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन ईवी बिल के दौरान आपको ये चीज़ ध्यान रखना है भी आपकी जो इंटरस्टेट की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 50,000 रुपये की, ठीक है ना। और यहाँ पर आ गई इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब क्या बन गया, अगर वो आपका कस्टमर आपके स्टेट का ही है तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमने उनको लग दिया 1 लाख रुपए। अगर आपका कस्टमर विद इन सिटी का ही है, आपकी सिटी का ही है, और उसके बाद अगर आपने 1 लाख रुपए से ऊपर अगर आपने कोई ईवी बिल बना दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड की जो लिमिट है वो इनवॉइस ऑफ वैल्यू ऑफ इनवॉइस की, यानी कि इसके अंदर जीएसटी वगैरह इंक्लूड है। जो फाइनल अमाउंट बनेगी उसी के अकॉर्डिंग हमारी लिमिट है जो देखी जाएगी, टैक्सेबल अमाउंट हमें देखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में आपका जो एचएसएन कोड वगैरह है, ठीक है ना। एचएसएन कोड देखो हम 3 अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं, 4 डिजिट का, 6 का और 8 का, क्योंकि ये जो हमारा डिजिट का जो कोड है ये हमारा बेस करता है एनुअल टर्नओवर पर। अगर आपकी कंपनी की जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज़्यादा की है, ठीक है ना, तो आपको उस कंडीशन के अंदर 8 डिजिट का उस प्रोडक्ट का एचएसएन कोड लिखना जरूरी है, ठीक है ना। और उसके बाद में अगर आपके 10 करोड़ से कम है, 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 6 डिजिट का लिखना पड़ेगा, 5 करोड़ से कम है तो आपको 4 डिजिट का एचएसएन कोड लिखना है। तो ये सारा का सारा एक जो डिटेल है हमारी एचएसएन कोड की वो इसके ऊपर ही डिपेंड करती है। मान लीजिए आपने 4 की आपको ये रिक्वायर है और अगर आपने 8 डिजिट का लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट 8 की है और लिख आपने 4 दिया तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये थी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के अंदर सेटिंग करने की। उसके बाद अपने वाउचर पे चलते हैं। अब यहाँ आपका काम और ज़्यादा आसान होने वाला है। अब हमने एमके ट्रेडिंग कंपनी को रजिस्टर सेलेक्ट कर लिया, यानी कि ये हमारा कस्टमर मान लिया रजिस्टर्ड है। और जब हमने कस्टमर का लेजर बनाया था तो हमने प्रोडक्ट कस्टमर का नाम लिख लिया, उसका ग्रुप हमने सेंट्री डेप्टर रख लिया, यहाँ पर उसकी एड्रेस की डिटेल वगैरह सारी आ गई। स्टेट हमने सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि अगर आपको जो स्टेट है कस्टमर का वो विशेष ध्यान में रखना। अगर आपने स्टेट गलत सेलेक्ट कर दिया तो टैक्स की कैलकुलेशन भी गलत हो जाएगी, आपका ईवी बिल भी गलत बनेगा और ई इनवॉइस भी गलत बन जाएगा। उसके आपके बाद आपके उसके एरिया का जो पिन कोड है वो रखने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर अगर जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है तो रेगुलर सेलेक्ट करना है और जीएसटी नंबर यहाँ पर डालना आपका कंपलसरी है। एंटर अपने प्रेस करेंगे तो ये आपका लेजर बन जाएगा। और उसके बाद में जैसे ही अपने एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये डिस्पेच की डिटेल आ जाएगी। जैसे अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, ये जो डिस्पेच की डिटेल देखो, अभी हमने 3 इनवॉइस आ गई, डेट आ गई और ये कस्टमर डिटेल आ गई। अभी हम डिस्पेच डिटेल पर चल रहे हैं। अब देखो डिस्पेच डिटेल के अंदर आपको क्या रखना है, यहाँ पर डिलीवरी का नोट नंबर, यानी कि आप यहाँ पर जो इस प्रोडक्ट को जो डिलीवरी दे रहे हो उसके अंदर अगर आपने कोई डिलीवरी का जो कोई चलान वगैरह अगर आपने कोई बना रखा है तो उसका चलान नंबर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। डिस्पेच डॉक्यूमेंट अगर आप चलान का नंबर भी दे दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डिस्पेच थ्रू, यानी कि जो डिस्पेच है वो किसके थ्रू हो रहा है तो आप यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हो, भी कार है, ट्रक है, किसका नाम उसके थ्रू आप जा रहे हो, ठीक है ना। तो जैसे आपने यहाँ पर ट्रक लिख दिया और उसके बाद में डेस्टिनेशन, उसके बाद यानी कि आपका जो उसके डेस्टिनेशन है कौन से स्थान के ऊपर ये प्रोडक्ट जाएगा वहाँ का इसका एड्रेस आ जाएगा। कैरियर कोई एजेंट का नाम, यहाँ पर आप चाहो तो ट्रांसपोर्टर का नाम भी आप लिख सकते हो। उसके बाद में बिल ऑफ, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अगर जो बिल्टी वगैरह जो बनी है उसका यानी कि जो ट्रांसपोर्टर का जो डिटेल है वो उसका नंबर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। किस तारीख को बन रहा है वो तारीख यहाँ पर डालनी पड़ेगी। उसके बाद में जो आपका मोटर व्हीकल नंबर है वो व्हीकल नंबर का क्या आपका वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यानी कि ये जो डिस्पैच की डिटेल है वो हमें डालनी है। उसके बाद में पार्टी की डिटेल आपके पास ऑटोमेटिक आई जाएगी यहाँ पे, इसके अंदर हमें कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद बात आ जाएगी यहाँ पर उसकी नेम ऑफ प्रोडक्ट की। अब मान लीजिए आपने कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर सिलेक्ट किया, ठीक है ना, और प्रोडक्ट जब आपने बनाया तो उस प्रोडक्ट का नाम आपने लिख दिया। आपने ग्रुप बनाया है, कोई नहीं बनाया, उसके लिए कोई मतलब दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमारे सेल इनवॉइस बनाने से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में इसकी जो यूनिट है, आपने इसको किस यूनिट में सेल कर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पर आ रहा है पीसीस का, ठीक है। उसके बाद में जीएसटी एप्लीकेबल है, और यहाँ आपने बात करे थे जो एचएसएन कोड, वो एचएसएन कोड आपको यहाँ प्रॉपर इसका डालना पड़ेगा, ठीक है ना। एचएसएन कोड डालेंगे, डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो। उसके बाद में जीएसटी का जो रेट है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये टैक्सेबल प्रोडक्ट है, 18% की ये जीएसटी के इसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो आईजीएसटी अगर 18 है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी इसका 9% हो जाएगा। उसके बाद में सेस इसके ऊपर लगेगा नहीं, ठीक है ना। रिवर्स चार्ज इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं है तो इसको नो रखना पड़ेगा। एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको आपको यस रखना है। टाइप ऑफ सप्लाई ये आपकी गुड्स है तो इसको गुड्स रखना है। एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारी स्टॉक आइटम कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे, जितनी भी क्वांटिटी हमने सेल करनी है, ठीक है। उसके बाद में लेज़र सेलेक्ट कर दिया, और उसके बाद में हमने सीजीएसटी टैक्स को सिलेक्ट कर दिया और एसजीएसटी टैक्स को भी सिलेक्ट कर दिया। तो ये हमारी जो प्रोडक्ट से संबंधित डिटेल थी और टैक्स से संबंधित डिटेल थी वो यहाँ पर हमने डाल दी। तो जैसे अपने इंटर बटन प्रेस करेंगे, देखो टैली सॉफ्टवेयर ने यहाँ पर ऑटोमेटिक पूछ लिया वी प्रोवाइड फॉर ई इनवॉइस डिटेल, यस या नो, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारा कस्टमर रजिस्टर्ड है तो उसको ई इनवॉइस हमें बनाना जरूरी है, क्योंकि ई इनवॉइस हमने एप्लीकेबल किया था। जैसे ही अपने यहाँ पर ई इनवॉइस पे जाएंगे, वैसे टैली सॉफ्टवेयर आपको ई इनवॉइस ऑटोमेटिक ही बना देगा, जिससे हमारा इनवॉइस बन जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर आपने सेटिंग नहीं कर रखी, इसी के लिए आपका जो सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग वो अप टू डेट रहना चाहिए, लाइसेंस वाला होना चाहिए, तभी आपका ये प्रॉपर काम करेगा। तो यहाँ आपके पास में एम्प्लॉयज नंबर अगर आपने बना दिया और उसकी इन्फॉर्मेशन ये आप पर ऑटोमेटिक नहीं है तो आप मैनुअल भी लिख सकते हो, और अगर आपका टैली सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑटोमेटिक बना है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, डेट यहाँ पर आ जाएगी, अगर आपने जिस इनवॉइस डेट का इनवॉइस बनाया उसी डेट की आ जाएगी, और यहाँ पर आपका आईआर नंबर वगैरह भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 64 डिजिट का रहने वाला है। जैसे यहाँ पर ये इसने लिखा ना, यहाँ पर देखो ये इन्फॉर्मेशन आ गई भी IRN इनवैलिड, क्योंकि ये जो IRN का नंबर है ये 64 डिजिट का होता है। तो ये वैसे तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा आपके पास। उसके बाद बिल टू प्लेस, यानी कि जो पार्टी की जो डिटेल है वो आपका जो गुड्स है वो कहाँ जाने वाला है, शिप टू सेम आ जाएगा जिस लोकेशन पे आपका जा रहा है, ठीक है। उसके बाद डिस्पैच फ्रॉम जो आपकी कंपनी है वो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। अब देखो इसने ईवी बिल का नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा, क्योंकि ये हमारा लोकल का कस्टमर है और इसकी जो वैल्यू है अभी ये 50,000 रुपये से कम की बनी हुई है। अगर इसकी अपने क्वांटिटी अमाउंट यहाँ पर बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 1,60,000 रुपये का, ठीक है, और जैसे हमने 1,60,000 पूछा, अब यहाँ देखोगे सॉफ्टवेयर ने यहाँ पर ऑटोमेटिक पूछ लिया प्रोवाइड ई-वे बिल और ई इनवॉइस की डिटेल, क्योंकि अभी इसको पता लगे भी इनवॉइस की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो यहाँ पर इस इनवॉइस की क्रॉस हो चुकी है, तो अब ई इनवॉइस भी बनेगा और ई-वे बिल भी बनने वाला है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे ई-वे बिल की डिटेल भी आ गई। अब ई-वे बिल भी आपका टैली सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक बनेगा और ई इनवॉइस भी आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। बस इसके लिए आपको इसका प्रॉपर सेटिंग है जो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो आपका ई-वे बिल है वो ई-वे बिल आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा, तो इसका नंबर है वो भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। जिस तारीख के अंदर आपने इनवॉइस बनाया उसी तारीख के अंदर ये भी बना देगा, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो सप्लाई है, ठीक है, टैक्स इनवॉइस आपने बनाया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो कंपनी है यानी कि डिटेल आ रही है फ्रॉम, कंसाइनर कौन आ रहा है, फ्रॉम इसकी डिटेल आ जाएगी, और आपका जो कंसाइनी है यानी कि जो आपका कस्टमर है उसकी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब ये इन्फॉर्मेशन हमें इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि ये इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होके आएगा। एंटर बटन प्रेस करेंगे, अब इसको आप न्यू रेफरेंस करोगे, ओन अकाउंट करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंटर बटन प्रेस करोगे, एक्सेप्ट करेंगे, ये इनवॉइस आपका सेव हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी इनवॉइस को मैंने वापस ऑन कर लिया, कंट्रोल क्लिक किया, और जब अपने इसका प्रीव्यू देखेंगे और तो प्रीव्यू आपका कुछ इस तरीके से आपको नज़र आने वाला है। अब यहाँ देखोगे इनवॉइस का नंबर भी आ गया, ई-वे बिल की डिटेल वगैरह भी आ गई, जो इन्फॉर्मेशन वगैरह हमने यहाँ पर डाली थी गाड़ी के नंबर वगैरह की, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। और यहाँ आपका जो IRN नंबर है इनवॉइस का, वो IRN नंबर भी आपके यहाँ पर प्रिंट होके आएगा, एम्प्लॉयमेंट नंबर भी आएगी, और जो डेट है वो भी आएगी, और यहाँ पर इसका जो प्रॉपर QR कोड है वो भी बन के आने वाला है। तो अगर आपने कुछ इस तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल के अगर आपने कोई सेल इनवॉइस बना के दिखाया है, तब आपका सिलेक्ट 100% होने वाला है। ये बातें आपको तभी पता चलेगी जब आपने प्रॉपर अकाउंटिंग जो सीखी है वो
जीएसटी के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अगर आपने प्रॉपर सही तरीके से सीखी होगी, तभी आपको ये सारी बातें अच्छी तरीके से पता लग सकती है। केवल टैली सीखने से या किसी अकाउंटिंग को सॉफ्टवेयर सीखने से ये हमारा जो रूल्स हैं हमारे जीएसटी के, वो हमें प्रॉपर सही तरीके से समझ में नहीं आते। वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक देके जरूर जाना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी आप जरूर कर लेना।